Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are going to start a very interesting topic regarding electronics again, which is operational amplifier. Operational amplifier is a complex form of a circuit. It is in short a black box और इसे सर्किट्स की लैंग्वेज में इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। वैसे तो ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स डायोड्स का कॉम्बिनेशन होता है, सेमीकंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इन शॉर्ट ये इस तरह से एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें IC 741 के नाम से ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। उस पर डिफरेंट पिन्स होती हैं और इन पिन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर से नहीं कोई लेना देना, हमारा मकसद सिर्फ इसके एक्सटर्नली परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस के साथ है। तो इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उनमें क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्नल्स। ये याद रखना है, इसने सिग्नल्स को ही ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मजबूर करना है। तो यहाँ हम डिजिट्स को ऐड नहीं कर रहे हैं। और ये जो यहाँ मैंने एक ब्लैक बॉक्स बनाया था, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लैक बॉक्स है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, लेकिन उसका जो सिंबल होता है इट इज़ जस्ट लाइक डायोड। उसमें तो दो पिन्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ये ट्राइएंगल सी है और इस ट्राइएंगल में दो इनपुट्स होती हैं और इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो नेगेटिव साइड है उसे इन्वर्टिंग बोलते हैं और जो पॉजिटिव साइड है उसे हम नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स आपस में अटैच होते हैं। इनके दरमियान एक रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। और ये प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन ओहम, जिसके नतीजे में प्रैक्टिकली इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर आप आइडियली इसे ट्रीट करें तो इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है और करंट ज़ीरो होता है। तो इन शॉर्ट देयर इज़ नो करंट फ्लो बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब वो क्यों नहीं करता, उसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त सिग्नल इनपुट पर नेगेटिव टर्मिनल पर दिया जाता है तो वो आउटपुट पर जाके उलट हो जाता है, जबकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर जो अगर सिग्नल देंगे तो वो इन्वर्ट नहीं होगा। नेगेटिव वाले का फेज़ 180 से चेंज होगा, लेकिन पॉजिटिव वाले का फेज़ 180 से चेंज नहीं होगा। अगर दोनों पर साइमल्टेनियसली अगर हम इनपुट अप्लाई करें लेकिन रेजिस्टेंस अगर कम हो तो आउटपुट पे इस जैसा दो आउटपुट्स मिलेंगी जो एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो दैट इज़ वाई रेजिस्टेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ वेरी वेरी हाई, प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल और आइडियली नो करंट फ्लो बिटवीन दैम। और अब इस एम्पलीफायर ने हाई गेन देनी है तो आउटपुट पर एक रेजिस्टेंस होती है ग्राउंड और आउटपुट के दरमियान, और ये बहुत ही स्मॉल होती है, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन फ्यू ओम्स, जिसके नतीजे में आउटपुट पर आने वाला करंट बहुत ही लार्ज होता है। और प्रैक्टिकली तो ये कंडीशन है, लेकिन आइडियली आउटपुट रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, आउटपुट करंट इनफाइनाइट होता है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द वेरी एक्साइटिंग फीचर ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर विच इज़ अगेन, जैसे हमने पहले ट्रांजिस्टर में पढ़ा एम्पलीफायर में कि वो आउटपुट सिग्नल इन्हांस करता है जिसे गेन कहते हैं, लेकिन इसमें होती है ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन। ओपन लूप गेन जो है उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। लेकिन आप देख रहे हो इसमें दो इनपुट्स हैं, तो एक नेगेटिव टर्मिनल पर V माइनस और एक पॉजिटिव पर V पॉजिटिव। तो रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट, तो इनपुट होगा डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये ओपन लूप गेन बहुत ही हाई होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power 5।
जबकि क्लोज लूप गेन जो है वो 2 होती हैं। जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को 2 फीचर में यूज़ करते हैं तो इसकी ओपन लूप क्लोज लूप हो जाती है। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड एज ए इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नंबर 2, व्हेन इट इज़ यूज्ड एज नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और जिस वक्त ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग होता है तो उसकी गेन क्लोज लूप का रिलेशन आता है -R2/R1। ये हम फाइंड आउट करते हैं बाद में। और जो नॉन इन्वर्टिंग है उसकी गेन 1+R2/R1। तो देखें इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो क्या है, रेजिस्टेंसेस इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ लगाई गई। तो अब हम ज़रा इसके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप वाले फीचर्स को पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें, क्यों ये इतनी हाई गेन हमें देता है। देखें यहाँ पर अगेन ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके दोनों टर्मिनल्स में से आप साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ। आप इनमें से किसी एक को यूज़ करेंगे। तो हमारा मकसद यहाँ किसे यूज़ करना है, इन्वर्टिंग को। जब मैं इन्वर्टिंग को यूज़ करूँगा तो नॉन इन्वर्टिंग जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पर है, तो दैट पोटेंशियल एट पॉजिटिव टर्मिनल इज़ इक्वल टू 0 वोल्ट। और इसे हम सर्किट की लैंग्वेज में बोलते हैं एक्चुअल ग्राउंड कर देना इसे। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर ये 0 वोल्ट है तो मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ नेगेटिव पर, तो इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू V नेगेटिव। कीप इट इन योर माइंड कि हमारा मकसद ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई करना है, तो इसलिए इनपुट लो होगी तो आउटपुट हाई आएगी। तो इसलिए जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर दी जाने वाली इनपुट बहुत ही क्या होनी चाहिए, लो। अब चूंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्टेड हैं तो ये लो होने की वजह से इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। और इस कंडीशन को सर्किट की लैंग्वेज में हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। इफ वन इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एट एक्चुअल 0, एब्सोल्यूट 0, then other input is considered to be at 0. That principle is known as principle of virtual ground. अच्छा, अब इस चीज़ को सामने रखते हुए अब ज़रा चलते हैं यहाँ इसकी सर्किट की तरफ। 2 रेजिस्टेंसेस नज़र आ रही हैं आपको, एक R1 एक R2। R1 is a resistance which is connected at the input terminal of negative input, और R2 ये एक डिफरेंट किस्म की रेजिस्टेंस है जो कि इनपुट से आउटपुट की तरफ कनेक्टेड है। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। और फीडबैक सर्किट्स में उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आउटपुट का कुछ हिस्सा निकाल लिया जाए और उसे फीड कर दिया जाए वापस इनपुट में, जिससे आउटपुट बढ़ाई जाए। और वो प्रोसेस फीडबैक कहलाता है। और इसके लिए एक सर्किट होते हैं जिसे कहते हैं बीटा लूप, जो कि आउटपुट के कुछ हिस्से को चुरा के वापस फीड कर देता है इनपुट में, और ये प्रोसेस से आउटपुट मुसलसल बढ़ती जाती है। अब ज़रा रेजिस्टेंसेस को देखें। पहली रेजिस्टेंस R1, उसमें से करंट पास होगा I1। दूसरी रेजिस्टेंस R2, उसमें से करंट पास होगा I2। अब ज़रा देखिएगा, करंट स्टार्ट हुआ इस सोर्स से और किसकी तरफ गया, इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और वहाँ से R2 में से गुजरने वाला करंट आउटपुट पे पहुँचा। तो अब मैं आपको समझाने के लिए ये जो यहाँ पर सोर्स है उसे मैं 1 पॉइंट कह देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट कह देता हूँ। इस नेगेटिव वाले को सेकंड पॉइंट बोल देता हूँ और आउटपुट को थर्ड पॉइंट कह देता हूँ। और अब मैं ये तीनों पॉइंट्स को
सेपरेटली यहाँ राइट कर लेता हूँ 1, 2 एंड 3। ये समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि करंट फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ज़रा देखिएगा, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाने वाला करंट I1 है, सेकंड से थर्ड की तरफ जाने वाला करंट I2 है। ये जहन में रख लें कि जो I1 करंट है वो पास आउट कर रहा है कौन सी रेजिस्टेंस में से, R1 में से, और I2 करंट वो करंट है जो कि पास हो रहा है रेजिस्टेंस R2 में से। और याद रखें, करंट हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ उस वक्त जाता है जब एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर हो और दूसरा पॉइंट लो पोटेंशियल पर हो। तो देखें, करंट 1 से 2 तक गया तो 1 इज़ एट हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू 2, और I2 करंट सेकंड से थर्ड की तरफ गया तो सेकंड पॉइंट इज़ एट हाई पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पोटेंशियल। तो आप ज़रा देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट पर कौन सा टर्मिनल है, इनपुट, और इनपुट को मैं कौन से नाम देता हूँ, V इनपुट, जो कि नेगेटिव के बराबर है। और यहाँ पर जो V2 2 पॉइंट पर जो है सेकंड पॉइंट पर, वो वाला पोटेंशियल कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, इसलिए इसका नाम क्या होगा, V नेगेटिव, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इसे डिवाइड कर दें R1 से, तो ये आपके पास आ जाएगा करंट I1 विच इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ज़रा इस I2 की वैल्यू निकालें, तो करंट I2 में से दूसरे पॉइंट से निकल रहा है और दूसरा पॉइंट नेगेटिव है, इट मीन्स इट इज़ एट हाई पोटेंशियल। और दूसरा पॉइंट कौन सा है जहाँ पर वो जा रहा है, थर्ड, तीसरे नंबर वाला, वो आउटपुट है। तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2 अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब ज़रा ये दोनों करंट्स निकालने के बाद यहाँ एक कंडीशन इम्पोज करते हैं एक लॉ के ज़रिए, दैट लॉ इज़ अ किरचॉफ करंट लॉ। उसके मुताबिक करंट मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो I1 इज इक्वल टू I2 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। तो फिर ये दोनों रिलेशंस भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब ज़रा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड की तरफ आएँ। उसके मुताबिक जो पॉजिटिव टर्मिनल एक्चुअली ज़ीरो था, नेगेटिव टर्मिनल चूँकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसलिए इट इज़ ऑल्सो एट 0 वोल्ट। तो इसलिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या हो जाएंगी, 0। अब ज़रा देखें, मैं लिखूँगा कैसे यहाँ, V इनपुट माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू 0 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2। सिंप्लीफाई करना है गेन निकालने के लिए। गेन इज़ अ रेशो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट। तो यहाँ से आप देखें V इनपुट डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट ओवर R2। अब हमारा मकसद फाइंड आउट करना है गेन, एंड गेन इज़ अ रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। तो V नॉट डिवाइडेड बाय V इनपुट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इधर बच जाएगा माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1, एंड रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज गेन क्लोज्ड लूप गेन इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। और इस रिलेशन में ये रिलेशन जो आया इसमें शो हो रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ होता है तो उसकी गेन इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। बच गया इसके अंदर एक नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि आउटपुट पर आने वाला सिग्नल इनपुट से फेज में आउट होगा, जो मैंने यहाँ बताया था। तो इट मीन्स
phase difference between input and output is 180। और ये जो यहाँ एक लूप बनाई इसे कहते हैं फीड बैक लूप। इस वजह से इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम फीडबैक ऑप एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो दिस इज इनफ फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। थैंक यू।